नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में जिनसे थी आस वो विरोधी हुए खास। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब तक हजारों हजार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को भी उत्तराखंड कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल और कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री एसपी सिंह ने हाथ का साथ छोड़ कमल की सदस्यता ग्रहण कर देश भर में कमल खिलाने की कसम खा ली है। दोनों ही दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से पहले एक के बाद एक कांग्रेस को लग रहे झटके पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता जरूर बढ़ाने में लगे हैं और इसके साथ ही चुनाव में कांग्रेस की जीत के सपने को भी तोड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन सभी को पार्टी में शामिल कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि अभी विपक्षी दलों के कई और नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। वहीं बीजेपी में हजारों हजार विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने से बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि अब तक 15,000 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने महेंद्र भट्ट से यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को शामिल करने से पहले मानक तैयार किए जाएं और इसके बाद ही किसी को शामिल करें। सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को कमजोर कर रही है? क्या बीजेपी में असंतोष का ज्वालामुखी फटने की तरफ बढ़ रहा है? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के साथ ही उत्तराखंड में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन पकड़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की भाजपा में शामिल होने की बाढ़ सी आ गई है और अब तक कई हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता भाजपा में शामिल होते ही पीएम मोदी और मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं भाजपा में हजारों हजार विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने से भाजपा में असंतोष भी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक 15,000 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और किसी को भी शामिल कराने से पहले नेताओं की स्क्रीनिंग की जाए। ज़्यादा लोग आ गए हैं। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। फुटेगा, भयंकर फुटेगा। इसलिए 5 की 5 लोकसभा क्षेत्रों में पराजय हो रही है। मुख्यमंत्री तो हवा में उड़ रहे हैं। धरातल में देखें ना, धरातल में जरा जमीन में चल के देखें क्या हाल है। नड्डा की मीटिंग के लिए कार्यकर्ता नहीं मिला था। नड्डा बोलना शुरू, कार्यकर्ता भाग गया। किराए की भीड़ लाई जा रही है। मैं सबसे पहले जो है आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि हर किसी को आज मजबूरी में जो है बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी है, क्योंकि उनके बिजनेस पर इस तरह का ईडी वगैरह का जो दबाव होता है। आप देखेंगे कई नेता जो है इसी अंतराल में जो है अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जा रहे हैं। ये एक मजबूरी है, लेकिन इस पर भी क्योंकि कईयों पर केस हुए हैं। एक दिन अभी परसों आ गया था हरक सिंह जी वाला कि उनकी बहू और वो दोनों व्यक्ति बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तत्कालिक के उन पर जो है ईडी का छापा हुआ था, तो इसका विरोध भी हुआ, अन्य दलों के द्वारा भी विरोध हुआ है कि क्या बीजेपी इस तरह का। उससे बचने के लिए इन्होंने जो है उत्तराखंड में जो आप का प्रश्न हो रहा है,
कि भाई इतने लोग जो है लगातार वहां जा रहे हैं, लेकिन अब वो रोकने जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी और इसके बाद मनीष खंडूरी, विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवान और मालचंद्र धन सिंह नेगी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे कई और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को इस प्रकार से वो चीज़ें रुक जाती है, बाकी लोगों को मिलेगा। देखिए, ये तो जब मैं बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, राज्य के अंदर हो या देश के अंदर हो, विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है और अगर सब सत्ता में ही आ जाएंगे तो फिर विपक्ष में कौन रहेगा। तो कांग्रेस की अंदरूनी परिस्थितियां, नेतृत्व का अभाव, सन 80 के बाद से कांग्रेस में जो लीडरशिप नहीं उभर पाई, 80 के बाद से ब्रोकर्स कह लीजिए, पूंजीपति कह लीजिए, सिफारिशी कह लीजिए, दागदार लोग कह लीजिए, दलाल लोग कह लीजिए, उनके हाथ में संगठन टिकट, उनके हाथ में लीडरशिप आई तो उनके अंदर मादा नहीं है लड़ने का, वो सत्ता से टकराने का दम नहीं रख सकते। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है और एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे विपक्ष कमजोर हो रहा है। और हालांकि बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने से भाजपा के भीतर भी असंतोष जैसा बढ़ता जा रहा है। कल तक जो विपक्षी नेता पीएम मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो नेता आज अचानक पीएम मोदी की जमकर सराहना कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये दबाव की राजनीति है? क्या भाजपा संगठन पर मुख्यमंत्री की अपील का असर पड़ेगा या क्या भाजपा दूसरे नेताओं को शामिल कराकर अपने संगठन को कमजोर नहीं करा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा है कि एक तरफ विपक्ष के नेता जो हैं, जो नामचीन बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, जैसे कि 2 नाम सामने आ रहे हैं अभी हाल ही के, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन या ये कहा जाए कि कुनबा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मानक तय करने तक की नौबत आ पड़ी है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर होता नजर आ रहा है। अब कितना कमजोर और किसको कितनी मजबूती मिल रही है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आशीष नौटियाल जी से कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, देखा जाए तो आखिर क्या वजह मानी जाए कि ठीक, क्योंकि पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है और इसको लेकर अभी फिलहाल जो दल बदल का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो बात अलग है कि आपके पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व का ये कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये लोग ये अकेले ही जा रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं जा रहा है। वो लोग हैं जो कई सालों से कांग्रेस में एकदम सत्ता में बैठे हुए थे। आप देखिए, अगर आप दिनेश अग्रवाल जी की बात करते हैं, 7 बार टिकट दे चुके हैं, 6 बार विधानसभा से, 1 बार मेयर का। अब आप बताएं, इससे ज्यादा पार्टी क्या दे किसी को?
आज किसी भी डर के कारण जा रहे हैं या क्या कारण से जा रहे हैं, तो जांच का विषय है। नहीं, दिनेश लेकिन अग्रवाल जी और आईसीसी के जो सदस्य हैं, एसपी सिंह ने अभी सदस्यता ली, तो क्या देखिए वजह मैडम, मानी जाए? मुझे पिछली कोई 1-2 साल तक की वीडियो दिखा दें जहां एसपी सिंह जी कांग्रेस में सक्रिय नजर आए, कि उन्होंने कोई नेतृत्व किया हो किसी आंदोलन का या किसी आंदोलन में भाग लिया हो। ये लोग निष्क्रिय थे, ये लोग कांग्रेस में काम कर ही नहीं रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी देखिए सत्ताधारी पार्टी है, धन बल हर चीज से परिपूर्ण है, वो सब कुछ देने में सक्षम है। देखिए बड़ा जिगरा चाहिए विपक्ष में रहने का। सत्ता में तो कोई भी चला जाएगा, सत्ता पक्ष से तो कोई भी रह सकता है, और सत्ता जो लाभ दे सकती है विपक्ष नहीं दे सकता। आप चाहे ठेकेदारी का लाभ ले लें, चाहे आप कोई पद का लाभ ले लें, या अपना दबदबा बन कायम रखने का लाभ लें, आप कोई भी लाभ लेते हैं सत्ता में रहते हुए। विपक्ष में रह के तो सिर्फ आंदोलन ही होना है, जेब से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लोगों की भी सुननी पड़ेगी सबकी, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष तो सिर्फ आंदोलन करने के लिए है, विपक्ष को वीआईपी फैसिलिटी थोड़ी मिलेगी। विपक्ष के तो डंडे पड़ेंगे, तो आंदोलन विपक्ष करेगा, बचेगा भी या नहीं? जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ ये नेता पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है विपक्ष में कुछ गिने चुने नामचीन नेता ही रह जाएंगे आने वाले समय में? नहीं मैडम, हमारे धर्मपुर विधानसभा से जब हमारे अग्रवाल जी गए, उसके बाद बड़ा कल को मैं कांग्रेस कार्यालय में था, और बड़े खुश थे। जो कई समय से कांग्रेस भवन नहीं आ रहे थे, वो लोग भी आ रखे थे और कह रहे थे यार अब तो हमारी बारी भी आएगी। इन्होंने तो जो है 6 टिकट लोकसभा के ले, विधानसभा के ले लिए, अब तो हमें मिलेगा। इस तरीके से हम पे कई नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी इन लोगों के मठाधीश जो बोलते हैं ना, एक आदमी बैठ जाता है, वो हिलने को तैयार नहीं कि भैया मैं लास्ट में आऊंगा, टिकट तो मैं ही ले जाऊंगा, वो चीज खत्म हो गई। चलिए, आपका ये मानना है कि कांग्रेस में जो एक्टिव नहीं थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, नवीन प्रशाली जी से जान लेते हैं। नवीन प्रशाली जी, क्या ऐसा ही है, यही वजह है इसीलिए विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। आज देखते हैं, अगर विपक्ष का अगर हाल देखेंगे तो कांग्रेस विचारहीन हो चुकी है, आधारहीन हो चुकी है। कांग्रेस अपनी नीतियों से पीछे हट चुकी है। आज कांग्रेस केवल परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति तक सिमट कर रह गई है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीति से इस देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उस लक्ष्य में अपना सहयोग देने के लिए विपक्ष से बहुत सारे अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे, पूरा ही विपक्ष खाली होने को तैयार है। आज पूरा कांग्रेस खाली होने को तैयार है। जैसे कि आप सुन रहे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की बाइट को, कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि इतने लोगों को कहाँ रखा जाए, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ गया कि इनकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी करके, इनको अच्छी तरह से देखभाल के, जो लेने लायक लोग हैं उन्हीं को लिया जाए और सारा कूड़ा करकट ना लिया जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार की जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जिस अब प्रकार ये से सोचा जा रहा है नवीन प्रशाली जी, अब ये एट ए टाइम ये सोचा जा रहा है, अभी तक तो ये नहीं सोचा गया। नहीं देखिए, ऐसा सोचा इसलिए जाता है कि जिस प्रकार से सभी लोगों की होड़ होगी। क्या होता है कि जब अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो उनको लिया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, फिर उसके बाद एक होड़ सी लग गई है कांग्रेस को खाली होने के लिए। तो अब हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से अन्य दलों से लोगों को लेना है, और जिससे मानक तय करने पड़ेंगे, क्योंकि मानक तय करने के आदेश मुखिया ने दिए हैं। ठीक है, यूकेडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं या क्या वजह मानी जाए? देखिए सोनी जी, ये भी एक लोकतंत्र का चेहरा है। वर्तमान दौर के अंदर जो चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। देखिए, अवसरवादी व्यक्ति पार्टियां बदलता है, ये आज नहीं सदियों से चला आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसके गंभीर परिणाम लोकतंत्र में आने वाले समय में जनता को भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कब कांग्रेस बन गई, ये भाजपा तो रही नहीं, अब तो ये कांग्रेस हो गई है। तो इससे पता चलता है कि नीतिगत फैसले भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, ये केवल और केवल सत्ता भोगने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरी बात,
उत्तराखंड के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे थे, जल, जंगल, जमीन, रोजगार, अंकिता हत्या, किरण नेगी हत्या, ममता बहुगुणा हत्या, बेरोजगारी, पलायन, मूल निवास, भू कानून, ये सब खत्म कर कर भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण कर कर लोकतंत्र में एक संदेश दे रही है। यदि जीना है और रहना है तो चप्पा चप्पा खा जप्पा कहना है, नहीं तो आपके ऊपर ईडी और बीडी लगाकर आपको परेशान किया जाएगा। सोनी जी, आपको मैं एक ध्यान आपका आकर्षित करने जा रहा हूं। 80 और 90 के दशक में जो बाहुबली चुनाव लड़ते थे वो क्या किया करते थे कि जो विपक्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत जो है मुकदमा, उस पर मुकदमा लगा, उसको ऊपर फायर करो, जान से मारो। राजू पाल हत्याकांड आपके सामने उदाहरण है। मेरा कहने का मतलब है 2 दशक तक बाहुबलियों ने लोकतंत्र में राज किया, कई कई हत्याएं कर दी, कई कई मुकदमेबाज वाले व्यक्ति जो हैं संसद में गए। परिणाम जनता उनसे त्रस्त हुई, इसलिए वो बाहुबली भी आज खत्म हो गए। वर्तमान दौर में अब वो हत्या वाला तो मामला रहा नहीं, अब ईडी और बीडी का डर दिखाकर लोकतंत्र में नेताओं नहीं तो माफिया और बाहुबली खत्म होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आज जो दौर चल रहा है, यदि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है तो मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक बेईमानों को गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश दे रही है? मेरा कहने का मतलब है ये दौरे बेईमानियों का है, ये दौरे भ्रष्टाचारियों का है, ये दौरे जुमलों का है। ये उसी का परिणाम है कि बिना विचारधारा के किसी पार्टी के नेताओं को तोड़ो, कराओ और लोकतंत्र में एक तरफा सत्ता और 400 पार की बात कर कर देश से लेकर पूरे लोकतंत्र को लूटो। ये बहुत गलत संदेश है। ना बाहुबलियों का समय रहा, ना भारतीय जनता पार्टी का समय रहेगा। मैं मानना चाहता हूं, देखिए मैं राष्ट्रीय पार्टियों की विचारधाराओं का मैं धुर विरोधी हूं, बावजूद उसके मेरा यह कहना है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो ये समझ लीजिए कि आपको जिस तरीके से प्रताड़ित करके परेशान किया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी की जो रैली श्रीनगर में, पौड़ी में या पिथौरागढ़ में, नैनीताल में होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी की जो रैली है वो रुड़की में रखकर एक संदेश दिया है कि कांग्रेस एक विशेष समुदाय की पार्टी है। और उसके बाद इसकी जो नुकसान कांग्रेस, विपक्ष की अपनी भी तो कोई रणनीति कारगर सिद्ध होनी चाहिए ना शांति प्रसाद जी? विपक्ष की अपनी भी तो कोई ठोस रणनीति होनी चाहिए। रणनीति ठोस हो ना हो, मगर कांग्रेस के अंदर भी जयचंद जैसे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हरिद्वार में परिवारवाद का संदेश देकर कांग्रेस को कमजोर करने वाला कौन नेता है? वो अगर देखेंगे तो कांग्रेस का ही बड़ा नेता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नवीन प्रशाली जी से, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया रतन मणि जी डोभाल जी से लेते हैं। रतन मणि जी, क्या ये ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति है? विपक्ष के कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, अब उसे मानक तय करने पड़ रहे हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है। देखिए सोनी जी, मैं आपके चैनल पर पहले जो बात आज आप कर रहे हैं वो मैं कह चुका हूं पहले कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, तो जो उसका ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है, जिसको वो पन्ना प्रमुख से शुरू करते हैं, उसमें जो बेचैनी है धरातल पर, वो उनको आवाज नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से आप पार्टी को डस्टबिन बनाते जा रहे हैं, जो भी आ जाए उसमें डाल रहे हैं। और और वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी वो बात, इतनी जल्दी मुख्यमंत्री को कहनी पड़ेगी ये बात, जो मैं पहले कह रहा था। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी ये बात आएगी कि अब इसको विराम करो, इस पर सोचो। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता में एक बेचैनी है इस सबको लेके। जैसे उनके सिर पे लाके इस तरीके से थोपा जा रहा है, बैठाया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है। जो 5 साल वो कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका ही माल्यार्पण उनको करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में उस जगह पे आप हो या हम हो, सबको बुरा लगेगा। और वो कार्यकर्ता तो मर रहा है, मिट रहा है पार्टी के लिए।
और आप उसको पूछ भी नहीं रहे, विश्वास भी नहीं रहे, आ जाता है और वो उनको बुला लेते हैं कि इसका माला अर्पण करो, इसको मंचासीन करो। तो ये बेचैनी उस पार्टी में आ रही है जो कहती है कि पार्टी बिग डिफरेंट। ये डिफरेंट पार्टी है, ये चाल चरित्र चेहरा बन गया बीजेपी का। ये जो हम जिस बीजेपी को जानते रहे हैं वो कहाँ है? बिल्कुल, ये सब इसके कारण ये आ रही है। और ये जो लोग ये कह रहे हैं कि आप कल तक जिनको गाली दे रहे थे वो आपके यहाँ आ रहे हैं तो वो बड़े क्रांतिकारी हो रहे हैं, और जो दूसरे जहां से जा रहे हैं उनके वो गधे थे, अब वो उनके लिए वो गधे हो गए, कल तक वो ठीक थे। तो ये जो दुअर्थी चीजें चल रही हैं पार्टियों के अंदर, और सत्ता के ये चुनाव के समय में आमतौर पर होता है, थोड़ा बहुत वगैरह होता है, लेकिन प्लानिंग से कराया जा रहा है ये सब। कोई आ जाए असंतोष है, कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि मैं कांग्रेस से जा रहा हूं तो मेरा वैचारिक मतभेद हो गया कांग्रेस से, तो उसकी नीतियों से मेरा वैचारिक मतभेद है, और मैं जो बीजेपी की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, मैं उससे सहमत हो गया हूं, इसलिए कांग्रेस को छोड़ रहा हूं और वैचारिक रूप से बीजेपी से जुड़ रहा हूं। तो उसका स्वागत करना चाहिए कोई अगर ऐसा कर रहा है तो। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। ये अभी तक जो आपने गिनाए हैं सब इनके प्रॉपर्टी के धंधे हैं, और ये सब लोगों को मालूम है। और इस डर से कि ये कहीं धरे ना जाए, इनके जो कच्चे धंधे हैं, कच्चे काम है, उसके डर से भय से ये सत्ता के साथ जा रहे हैं। इतनी सी कहानी मेरी जो समझ में आती है, हो सकता है कि सही ना हो। भ्रष्टाचार का जिक्र अगर जाहिर सी बात है इस तरीके की कोई है तो डस्टबिन, तो जैसा कि डस्टबिन का जिक्र किया गया कि अब जो भी विपक्ष के नेता हैं अब उन्हें भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि अब मानक तय किए जाने चाहिए। तो वो मानक किस आधार पर तय किए जाने चाहिए, उसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में लगातार चर्चा कर रहे हैं विपक्षी नेता, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, और अब मानक तय करने का जिक्र किया गया है उत्तराखंड के सीएम की तरफ से। और दूसरी तरफ सवाल ये भी महत्वपूर्ण कि बीजेपी के जो अपने ही कार्यकर्ता हैं, क्या उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, एक बार रुक करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी कहते हैं जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आती हैं। क्या उन दिक्कतों को भाप पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर भाप पा रही है तो कैसे निपटेगी? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अगर उसमें 1-2 करोड़ कार्यकर्ता और बढ़ जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर मानक तय करने की बात क्यों? फिर तो ये समुद्र जैसा अथाह अभी भी स्पेस बाकी है भारतीय जनता पार्टी में, फिर तब तो और कैंडिडेट भर लेने चाहिए। जी सोनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है राष्ट्रवाद की, उस राष्ट्रवाद की नीति के तहत, एकात्मवाद की नीति के तहत हम चाहते हैं कि पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति से सहमत हो, ताकि इस भारत को जल्दी से विकसित भारत बनाया जाए। लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने का एक तरीका है, उस तौर तरीकों को जानना, उसको मानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है कि कांग्रेस की तरह उसमें शतरफ है या दूसरे अन्य विकृतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासित संगठन है, उसमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सभी को गुजरना होगा। और जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने तौर तरीके उनको सिखाएगी, और जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का कौशल होता है, जिस प्रकार की काबिलियत होती है, उसके अनुरूप वो संगठन में आगे बढ़ता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे ही सभी को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस की भेदभाव का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। इसी विचारधारा से रिलेटेड ये सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है तो चाहे वो छोटे तबके का कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी को जगह मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। क्या ऐसा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसलिए यहाँ सब नेता से पहले कार्यकर्ता होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा कैंपेन मैं भी पन्ना प्रमुख,
बड़े बड़े नेता, चाहे वो बाहर से आए हों चाहे अंदर के हो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी तक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी तक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी पन्ना प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर नवीन जी, अभी थोड़ी देर पहले जब डिबेट की शुरुआत की थी तो आप ही ने कहा था कि हर तरीके के जो नेता हैं वो फिलहाल नहीं लिए जाने चाहिए, जो कूड़ा करकट है उसे नहीं भरना चाहिए। इस बात का जिक्र आपने शुरुआती दौर में कहा था, आप भूल गए। मैंने कहा, मैं अभी भी ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को प्रभावित कर सकता है, जिससे यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा। क्योंकि विपक्ष तो सारा खाली होने को तैयार है। अगर सारा विपक्ष कांग्रेस यहाँ आ जाती है तो वो भी कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। लेकिन हम जो लोग राष्ट्रवाद की नीति को अपनाने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो सहमत हैं, उनकी रीति नीति सही हो, उनका दागी बागी रिकॉर्ड ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा लिया जाएगा। वो तो कभी भी लिया जाएगा, उनके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो दागी बागी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो बच सकते हैं, आपने रतनमणि डोभाल जी की भी बात सुनी होगी कि आखिर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे हैं या क्यों शामिल हो रहे हैं, आपने सुना होगा बखूबी। चलिए आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, विश्लेषक भी हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनकी नियत उनकी नीति में भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई ईडी और सीबीआई का डर इतना सता रहा है, धमकाया जा रहा है, इस वजह से, इस डर की वजह से जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो अभी भी अब आगे के लिए कोई ठोस रणनीति ऐसी है क्या विपक्ष की कि जो नेता हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं ताकि उनको रोका जा सके विपक्ष के द्वारा, ऐसी कोई रणनीति बनाई क्या? हम किसी को भी नहीं रोक रहे हैं, जो जाना चाहता है बेझिझक जाए। देखिए मैडम, जिसने गलत किया होगा उसको तो हम भी नहीं छोड़ने वाले। और भारतीय जनता पार्टी, उनको लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है और अपने कार्यकर्ता के लिए मर मिटने को तैयार है, इस बात को हम जानते हैं। अंकिता हत्याकांड उसका उदाहरण है। किस तरह से एक वीआईपी का नाम पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था, पूरा उत्तराखंड चिल्ला रहा, पर आने नहीं दिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, अपने बड़े से बड़े बदमाश को बचा लेगी। और अपने क्या, दूसरी पार्टी अगर अंदर भी कोई बदमाश बैठा हुआ है जिसने कोई गड़बड़ की है तो भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ले, ये बचाने में माहिर है। कांग्रेस तो हाथ छाड़ देती है, मेरा से कोई मतलब नहीं भाई, इसने बोला, इसका बयान नहीं, तुम जानो। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जान की बाजी लगा देगी, पर अब अपने जो कलंकित आदमी है उसको बचा के रहेगी। इस काम में भारतीय जनता पार्टी माई। हमारे 2 लोग अभी गए, बड़े नेता गए। तो ये जो विपक्ष के नेता जा रहे हैं अपना बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ दाग है। अगर उन्हें देखे, जब तक हमें लगता है कि आपने उनपे कोई केस किया और हम कहते हैं कि आपने केस किया, आप जांच करो, हम इस केस में इस बंदे के साथ नहीं है, आप जांच करो, निष्पक्ष जांच करो, ये निष्पक्ष जांच करें। लेकिन जैसे उस बंदे को लगता है भाई मेरी पार्टी तो मेरा साथ नहीं देने वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आ जाता है, अगर तू बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो तू बच जाएगा, नहीं तो तू जेल में जाएगा। तो जेल जाने से बढ़िया है कि इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो, बच जाओ। आज अगर एक बात बताओ, अगर अग्रवाल जी है हमारे अभी गए, बताइए क्या सम्मान। ठीक है आशीष जी, इसका जवाब ले लेते हैं नवीन जी से, इसके बाद शांति प्रसाद जी का रुख करते हैं। नवीन जी, क्या ऐसा ही है, क्या चाहते हैं कि भाई बचाव के लिहाज से जेल से बेटर ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया जाए? बिल्कुल नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहे तो क्या कहे, कांग्रेस खाली हो चुकी है। कांग्रेस के बाद कहने को क्या है? आज देखिए चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस खाली हो चुकी है। कोई स्टार प्रचारक यहाँ इनका आज नहीं रहा उत्तराखंड में। आज ये बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी है वही हमारे स्टार प्रचारक है, और प्रत्याशी कहाँ है उनका अता पता नहीं है। कार्यकर्ता कांग्रेस के पास है नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता, वयोवृद्ध नेता, जो सबसे बड़े नेता हरीश राव जी कह चुके हैं कि कांग्रेस सुस्त हो गई है, कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त हो गए। तो इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में बहुत मजबूत है। माननीय मोदी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तराखंड की जनता का लगाव है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उत्तराखंड में है, उससे पहले ही कांग्रेस ने मतदान से पहले हार मान ली है, उनका बयान ये सिद्ध करता है। और कांग्रेस आज चुनाव नहीं लड़ रही उत्तराखंड में, किसी तरह से अपना टाइम पास कर रही है चुनाव तक, और अदरगल बातें करके प्रचार में आने का मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन इनके जो नेता, अच्छे नेता हैं, वो लगातार बाहर का रास्ता अपना रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी आ रहे हैं, अच्छे लोग आए हैं, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करते हुए
प्रदेश के हित में उनका उपयोग करेगी, देश के हित में उनका उपयोग करेगी। इसलिए कांग्रेस को अपनी रीति नीति सुधारनी होगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सफलता में ईर्ष्या ढूंढने की बजाय अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करे, ताकि इनको पता चल पाए कि इनकी ये दुर्गति क्यों हुई। चलिए शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, एक तरफ विपक्ष की नीति और रीति, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और जैसा कि आशीष जी भी कह रहे थे कि भाई जो विपक्षी दल के हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनको लगता है कि जेल से बेहतर है कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, क्योंकि वो अपने नेता को बचा लेंगे। तो इस तरीके की सोच और इस तरीके की रणनीति के साथ चुनावी रणनीति को कैसे आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। पूरे देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और डर के लोग जा रहे हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी में जा रहे हैं, सवाल इस बात का है कि एक तरफ तुम पार्टी में नेताओं को कांग्रेस के ले रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो ये कूड़ा कचरा नहीं चाहिए। आप देख रहे हो कितनी बेइज्जती हो रही है, और ये उन लोगों की हो रही है जिनका जीवन राजनीति में 40-40, 45-45 साल से ऊपर का है। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें जिल्लत अपमानित कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई भाजपा में जा रहा है तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन बिना डर के नहीं होता। दूसरी बात, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक स्क्रिप्ट लिख के दे कि आप ज्वाइनिंग से पहले मोदी जी का ये वाला नोट कर लीजिए कि मोदी जी के कारण उनसे प्रभावित होकर मैं जो है पार्टी में आ रहा हूं, जब स्क्रिप्ट लिख कर दी जा रही है तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के अंदर ये दौर झूठ है, दौर जुमला है, दौर आंखों में धूल झोंकना है, और जनता ये बात समझ भी रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्हें लोग यहाँ अपना नेता मानते हैं कांग्रेस का, वही कांग्रेस को पलीता लगा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर राहुल गांधी की अगर जनसभा पौड़ी में होती या नैनीताल में होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ होता। रुड़की जैसे क्षेत्र में राहुल गांधी का आना उसे एक समुदाय विशेष में साबित कर देगी, और जो वोट भाजपा जो कांग्रेस को पड़नी भी थी चली जाएगी। तो ये जो रणनीति के डरे हुए हैं बड़े बड़े नेता, वो जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चोर दरवाजे से मदद कर रहे हैं। वरना जब पूरे देश में परिवारवाद की बात चल रही है तो इनके बड़े नेता को अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है शांति जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। साथ लेके जा रहे हैं, उनके साथ जनता नहीं जुड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है कि भाजपा जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसके गंभीर परिणाम लोकतंत्र में जनता को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो रोजगार है ना संसाधन है। उत्तराखंड ये खत्म हो रही है, देखते रहिए आगे होता है क्या। बिल्कुल, उत्तराखंड की जरूरत और उत्तराखंड के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और भू कानून सबसे अहम मुद्दा, और इसको लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आई कि ये बेहद मायने रखता है। इसको लेकर क्या राजनीतिक पार्टियां जो हैं गंभीर हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नवीन जी इस बात का जवाब लेते हैं। यूकेडी प्रवक्ता जो कह रहे थे, साथ ही उन्होंने कहा कि जो अगर राहुल गांधी की रैली जो है रुड़की में ना होकर पौड़ी और नैनीताल में हुई होती तो शायद उसका बेनिफिट विपक्ष को अच्छा खासा मिलता। देखिए सोनी जी, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी निस्संदेह उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े प्रवक्ता हैं, 20 साल से इनको बोलने का अनुभव है और बोलते ही जा रहे हो, कुछ नहीं रहा। दिक्कत यह है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो कहा कि इन्होंने साजिशन राहुल गांधी की रैली को रुड़की में रख दिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल पर राहुल गांधी चल रहे हैं? वो तो अपने शेड्यूल पर चल रहे हैं। अगर कांग्रेस का लगाव किसी एक विशेष समुदाय के लिए है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? उसका दोष भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, आप क्षेत्रीय दल होने के नाते जो बात करते हैं, मैं उस बात पर यह कहना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड बनाने में भारतीय जनता पार्टी का अगर हाथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उत्तराखंड बनाया है, तो इस उत्तराखंड को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कई बार कहा है कि हमारे लिए राज्य सर्वोपरि है। शांति प्रसाद भट्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य हमारे लिए सर्वोपरि है, उन शहीदों के सपनों को साकार करना हमारा काम है। उसी दायित्व को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये जनहित का काम कर रहे हैं, इस प्रदेश के विकास में काम कर रहे हैं। आप गाल बजा रहे हैं, कानत होता चना बाजे घना,
जिसके पास कुछ नहीं है वो आज कुछ बोलने की कोशिश करता है। आप ना प्रत्याशी उतार पाते हैं, ना चुनाव लड़ पाते हैं, ना जनता को अपनी बात समझा पाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। ये तो अच्छा है टीवी वालों को कि कम से कम चलिए, अच्छी बात है ना नवीन जी, मुद्दे तो उठा सकते हैं ना, जो उत्तराखंड की जरूरत है भाई। उनके पास ऐसे प्रतिनिधि नहीं है, उनके पास इतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार सके, लेकिन वो मुद्दे जो जरूरी हैं उत्तराखंड के लिए उसको उठाना और उसको बताना, तो ये व्यक्तिगत अधिकार है मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का। राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, लगातार जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच उन अहम मुद्दों को आप कहां देख पा रहे हैं? क्या राजनीतिक दल उन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं? और दूसरी तरफ, एक तरफ जब कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके साथ एक द्वेष और एक देखा जाए इतने सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अब वही विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए सोनी जी, सबसे जो गंभीर बात वो यही है कि इस अदला बदली में जो हमारे जो राज्य के लोगों के जो बुनियादी जमीनी जो सवाल हैं, जिनसे वो 5 साल तक आवाज उठाते रहे, पिटते रहे सड़कों पर, उन सवालों को ये एक योजित भी कार्यक्रम है कि इसी में मीडिया को भी, और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं आने जो आप हम लोग जो थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग भी इसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जो वो परोस रहे हैं हमें। जो जनता के सवाल है वो नेम पत्ते में चले गए हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं ये इसमें कह रहा था, सबसे बड़ा आप देखिए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब बस करो, 15,000 आपने ले लिए, स्क्रीनिंग कमेटी इसकी बनाओ, उसमें जांच करो, और उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वहाँ वो बहुत सारी लिस्ट उनके पास अभी भी हैं। तो ये बीजेपी के अंदर भी तो कोई झगड़ा चल रहा है, गुटबाजी। मुख्यमंत्री अलग बात कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग बात कह रहे हैं, और आज भी आपने जो दिखाया है, जो इनके एक और प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे मित्र भी हैं वो, ये जो रविंद्र जुगराट, वो क्या कह रहे हैं, मैं बस करो, कुछ विपक्ष में भी रहने दो। ये यही कहा उन्होंने कि सारे सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, जैसे तैसे जो भी है उनको लिए जा रहे, तो फिर ये पार्टी में डिफरेंट कहाँ रह जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? ये इसके अंदर जो बीजेपी के अंदर जो बुलबुला, ये मैं पहले भी कहा था कि ये फूटेगा, और ये नीचे से आवाज उठ रही है, और ये सत्ता संघर्ष बीजेपी के अंदर भी है। हो सकता है वो धामी जी की कुर्सी को खतरे में न डाल रहे हो, ये सारी करके। अब होता क्या है इसमें, हमें मालूम है कि एसपी सिंह इंजीनियर का उत्तराखंड में बीजेपी को कोई लाभ नहीं है, दिनेश अग्रवाल का उत्तराखंड में कोई लाभ नहीं है इनका, लेकिन बीजेपी को लाभ है इसका उत्तर प्रदेश में। वो कहेंगे कि बहुत बड़ा दलित नेता वहां जो राज्य मंत्री था वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, एक बहुत बड़ा अग्रवाल जो व्यापारी नेता था वो बीजेपी में आ गया। ये बंगाल में कहेंगे, दिल्ली में कहेंगे, कर्नाटक में कहेंगे, वहां लोग कहेंगे हाँ भाई वो तो मंत्री भी था दिनेश अग्रवाल, ठीक बात, बढ़िया का नेता था, वो दलितों का नेता था, यहाँ आ गए। और हालांकि यहाँ ये 2 ही वोट देते हैं, अपने परिवार का भी वोट बीजेपी को नहीं दिलवा सकते, दिनेश अग्रवाल और एसपी इंजीनियर, ये इस, लेकिन यहाँ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन दूसरी जगह उसका लाभ होता है, इसमें कोई दोहराने, वहाँ प्रचार होता है। ये प्रचार में ही तो बेचारे माहिर लोग हैं। बिल्कुल, दूरदर्शी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी भाई। उसी रणनीति के साथ मुझे लगता है चुनावी प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन अभी विपक्ष को एक ठोस रणनीति बनाए जाने की मुझे लगता है जरूरत है। नवीन जी, इस बात का जवाब है आपके पास, जो विस्फोटक वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक तौर पर देखने को मिल रही है या बनती हुई नजर आ रही है, उसी का अंदेशा जताते हुए सीएम धामी ने ये मानक तय करने का जिक्र कर डाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है वो किसी और
बात पर संकेत कर रहा है, वो इस बात पर संकेत कर रहा है कि जो लोग और जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को एक रणनीति के तहत ले, उनकी प्रक्रिया हो, एक स्क्रूटनी हो, ताकि हम उनको किस काम में लगा सके, वो कैसे अपना उनको संगठन में एडजस्ट कर सके। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, काम करने के तरीके इन दलों से भिन्न है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी भी है। तो उस भिन्नता जो इनसे भिन्न है, वो जो तौर तरीके हैं, हमें उनको सीखने की जरूरत पड़ती है। और जो लोग बाहर से आए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत करती है, जो नए लोग हैं उनका स्वागत करती है। उनको रीति नीति सीखनी पड़ेगी, और जिसमें जितना कौशल होगा, जितना जितना स्किल होगा, जितनी काबिलियत होगी, उसके काबिलियत के आधार पर संगठन में आगे आता है व्यक्ति, चाहे कोई नया हो कोई पुराना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी काम किया होगा। 40 साल दिनेश अग्रवाल जी ने अगर कांग्रेस में खपाया है तो उन्होंने काम ही किया होगा, जिनकी बदौलत कांग्रेस को फायदा हो। कांग्रेस डूब रही है तो उनकी वो भी डुबा रहे हैं, उनके से वो लोग वहां पर ही हैं, इसलिए कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। मैं बात करना, शांति प्रसाद भट्टी ने बात करी थी संसाधनों की, और दूसरे कभी भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की पार्टी होती थी, आज 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो सतत प्रयास अगर होता है और एक नीति पर अगर पार्टी रहती है, तो कहा जा रहा है ना कि केंद्रीय एजेंसियों के डर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रहे हैं विपक्ष के नेता। अगर उनको डर है कि अगर हम भ्रष्टाचार में पहले से लिप्त हैं तो इससे बेटर है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। चलिए आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं था? मैडम, इनको अपनी जीत पे ही भरोसा नहीं है। अगर जीत रहे होते तो इतना परेशान क्यों रहते? कौन सी पार्टी से तोड़ने हैं, किसको लाना है, क्या जोड़ घटाव कर रहे हैं? तो इन लोगों को कुल मिलाकर अपनी जीत पे ही नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के जब नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई कांग्रेस का दामन हमने इस उद्देश्य के साथ थामा था कि जो नीति और नियत है, नीति रीति है, उसके आधार पर आगे संगठन मजबूत होगा। लेकिन अब वो विचारधारा खत्म होती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि अब हम बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। देखिए मैडम, कुछ नहीं है ये प्रतिक्रिया नहीं। ये जब इस्तीफा देते हैं तो लिखते हैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, और वहां का जब पढ़ते हैं तो लिखाई इनको मिलती है कि बोले मोदी जी की भावनाओं से, राम मंदिर से, इससे प्रेरित होकर। कुछ भी नहीं है। ये लोग वो लोग हैं मैडम जो जा रहे हैं, ना तो उनका कांग्रेस में कोई भविष्य था और ना भाजपा में उनका कोई भविष्य बनने वाला। भाजपा सिर्फ एक दिखाने के लिए, देखो कैसे लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में, इस तरह का कर रही है काम। और दूसरा देखिए मैडम, हर कोई चाहता है, जेल कौन जाना चाहेगा? जेल से बढ़िया भाजपा, तो वहां जाके पड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी ये इसका मतलब विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेताओं का आंकड़ा ज्यादा है। अब तक 15,000 से ज्यादा जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आशीष जी, ये सोचने वाली बात है। कैसे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे? मैं कहता हूँ, ये अगर 200 के नाम बता दें तो मान जाएंगे हम ये भी कुछ हैं। अरे नौटियाल जी, अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को खुद ही भ्रष्टाचारी कहेंगे तो आप जैसे प्रवक्ता, तो मतलब समझिए कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ कांग्रेस क्या जर्नी है भ्रष्टाचार की। आप इस बात को मान रहे हैं? आप इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है? अगर आपकी पूरी पार्टी झूठ बोल जब तक आपके पास थे तब तक ठीक है, जब आप हट गए तो फिर भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, अगर किसी ने गलत भाई कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये तो बताइए आशीष जी। गलत किया होगा वो निश्चित जाएगा। आप मुझे ले जाओ ना, हमें ले जाके दिखाओ। आप हमें किसको? सही किया। अरे आप कौन है, आप क्या है बताइए। आप जैसे तो आपके बड़े नेता कहीं यहाँ लाइन में लगे जिनको हम नहीं लेना चाह रहे हैं। आपका नंबर बहुत दूर है अभी आशीष भाई, आपका नंबर बहुत दूर है। आप समझिए ये साफ कर दिया नवीन जी ने कि नहीं, हम उन्हीं नेताओं को लेते हैं जिनसे हमारा वाकई असल मायने में फायदा है। ये एकदम भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो क्लियर है, और नवीन जी ने इसे पुख्ता कर दिया है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद जी, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं वो इधर तो दागदार हैं, लेकिन उन दागदार नेताओं को अपने पाले में भी शामिल कर रही है। और सबसे पहले तवज्जो उन बड़े चेहरों को दी जाती है जिनसे वाकई लग रहा है कि यहाँ कुछ बेनिफिट निकल कर सामने आ सकता है। भ्रष्टाचार किया, बचाना हो। पूरी डिबेट का लगभग ये है कि आप सोनी जी राष्ट्रीय जो चैनल है उनकी डिबेट भी देखिए। बात एक ही चीज निकल कर आ रही है, भारतीय लोकतंत्र में इतना हृदय परिवर्तन आज तक नहीं देखा गया। जो सुबह भारतीय जनता पार्टी को गरियाए और शाम को उसकी भारतीय जनता पार्टी तो कहती है बड़ा दिल है हमारा। देखिए कितना बड़ा दिल है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नवीन जिंदल की कंपनी जो पाइप बनाती थी, पूरे उत्तराखंड के अंदर
हर घर नल हर घर जल मिशन के तहत पाइप बेचे गए, पानी का पता नहीं है, मगर पता चला नवीन जिंदल से प्रसाद जी, आप क्या कहते हैं व्यापारियों में भेद करें कि कांग्रेस का व्यापारी, भाजपा का व्यापारी, यूपीडी का व्यापारी, मतलब आप क्या चाहते हैं कि देश में वर्गीकरण करते हैं व्यापारियों का, कंपनी का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, आशीष जी, सोच के साथ थोड़ा सा आगे, इस सोच से आगे बढ़िए जरा, से आगे बढ़िए जरा। बेईमान पार्टी भाजपा, और जैसे ही भाजपा को ये लगता है कि हमारी पोल खुल रही है तो ऐसे डिस्टर्ब करने लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिलक्यारा रेस्क्यू में चंदा क्यों आपका भी कोई पाइप है तो वो लगा देते, बताइए। सरकार आपका भी कोई पाइप, यूपीडी का पाइप है तो वो भी खरीद लेगी, सरकार के लिए तो पाइप खरीदने हैं। सत्ता से बाहर होंगे। नहीं नवीन जी, शांति प्रसाद जी के घर में मुझे लगता है सारी व्यवस्थाएं हैं, फिलहाल वो आम जनता की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। देखिए नहीं, आम समस्याओं का जिक्र नहीं है। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए नवीन जी, एक मिनट, अपनी फिक्र बात पूरी करने दीजिए। समस्याओं का जिक्र करते करते अपनी फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इन दलों को नकार दिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस चुनाव में, जो ऐतिहासिक चुनाव है। देखिए मैं एक बात सोनी जी ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि माननीय मोदी जी जितनी बार उत्तराखंड आते हैं तो उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं, मोदी जी ने कहा है कि ये दशक जो है उत्तराखंड से केवल 5 सांसद आते हैं। आप ये देखिए 5 सांसद वाला प्रदेश में भी अगर मोदी जी कहते हैं कि दशक उत्तराखंड का है तो कोई विशेष बात है, कोई विशेष बात है। और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितना झूठ और जितना पैसा लोकतंत्र में इन्होंने इकट्ठा किया है। अरे ब्लॉक स्तर पे ऑफिस खोल दिए, ये गरीब पार्टी है तो पैसा आ कहां से रहा है? ये शांति प्रसाद वर्दी, आपके तो 1-2 ही लोग आए थे, कई 100 एकड़ जमीन जोड़ ली उन लोगों ने, इसलिए जनता ने नकार दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, कर लीजिए, आपको भी मौका दिया था, आपके हिसाब से आपको मौका दिया था। आप कभी कहीं भी जाके बैठे, कभी कहीं जाके बैठे, वहाँ घोटाले हुए, आपके लोग लिप्त पाए गए उसमें। जनता जानती है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, आप कितनी भी चर्चा कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उस बात का। ये मानिए कि जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अगर यूपी अपने गिरेबान में जाके शांति प्रसाद जी, जनता सीरियस नहीं लेती आपको। ठीक है शांति प्रसाद जी, नवीन जी आपका रुख करते हैं, रतनमणि जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, एक अटल विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको देखा गया है। आज जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो वाकई ऐतिहासिक है और काफी अलग है, और इसमें शाम दाम दंड भेद हर एक रंग जो है वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय मुद्दों पर हमेशा से जोर देती रही है, क्या लगता है इस बार जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या उत्तराखंड की जो जरूरत है उस पर काम होगा? देखिए, जो आपने पार्टी की बात की, मैं वही बात ये कह रहा था। अब तो पार्टी ये 2.5 लोगों की पार्टी रह गई है। एक मोदी जी हैं, अमित शाह है, और आधा जेपी नड्डा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुल जमा 2.5 लोगों की पार्टी रह गई है। और उस पार्टी में अब वो देखिए, कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बता सकते हैं बहुत अच्छे कि कोई अखबार में कोई इसमें जितने गारंटियां जितने मुद्दे आ रहे हैं सब मोदी की गारंटी से आ रहे हैं। मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है। मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, मोदी जी राम के पास जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो जितनी गारंटियां आ रही हैं सब मोदी जी की गारंटियां, भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना उस गारंटी से नहीं है। ये एक अब वो जो विचारधारा हो गई है कि सत्ता की विचारधारा कि ये कैन परकेन आप कुछ भी है कि सत्ता में हमें रहना है, वही सबसे बड़ी विचारधारा है। जो आरएसएस इनको पढ़ा रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी का सैद्धांतिक इन्होंने जो बना रखा है वो भी खत्म है। अब जो विचारधारा है वो सत्ता है कि सत्ता में बने रहना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना है वो कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड में इस प्रदेश में कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय मुद्दों को ना छूता हो, लेकिन वो एक भी मुद्दे को आपने उसमें शामिल नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो अग्निवीर का ही है हमारे यहाँ। ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है
कि आप वो 4 साल के आपने अग्निपथ कर दिया। एक तो ये है कि इतनी फौज जो बेरोजगारी की है उसमें आपने और वृद्धि की, और जो 4 साल के लिए आप सीमा पे किसी नौजवान को भेज रहे हैं, साल भर उसको ट्रेनिंग देंगे, 3 साल वहां रहेगा, वो लड़ पाएगा क्या? ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे जगह पर जब हम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इधर पिथौरागढ़ है और इधर माना है, इधर दूसरी जगह उत्तरकाशी की तरफ, चारों जगह से हम सीमावर्ती क्षेत्र लगते हैं, और वहां पर आप वो जो भारतीय जो सेना है, वो सेना के साथ भी खिलवाड़ ये कर रही है, ये विचारधारा ये कहाँ कर रहे हैं आप? उस बॉर्डर पर आपने कितने पर्यावरण का कोई आपके एजेंडे भी नहीं है। पर्यावरण जो अब हमने पीछे देखा था जब कोरोना काल और इसके बाद जब दिल्ली में तो ऑक्सीजन क्लब बन गए थे, 300-400 रुपए का सिलेंडर लोग खरीद रहे थे, और जो पूरी दुनिया का हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उत्तराखंड उसके ऑक्सीजन को, उसके पर्यावरण को आप तबाह कर रहे हैं। हमें सांस लेने के लिए भी आप ये कर रहे हैं कि सांस भी नहीं ले पाए। आपने ये 4 लेन बनाना, सड़क बनाई है, अच्छी बात है, कोई हमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन आपने हजारों पेड़ काट दिया, और सुप्रीम कोर्ट को भी आपने गुमराह किया कि सीमावर्ती क्षेत्र में हमें सड़क बनानी है, इसलिए हमें तहस-नहस रतन जी इसका जवाब लेते हैं नवीन जी से। जगह पर आपके नवीन जी इसका जवाब देने के साथ साथ एक अहम सवाल भी कि क्या अब बीजेपी में असंतोष की भावना है, नजर आ रही है? ऐसा कोई ज्वालामुखी फटने वाला है या सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? देखिए सोनी जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नवीन जी। जी मैं बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई असंतोष या किसी प्रकार की कोई विकृति भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं है, नहीं आ सकती है। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अन्य दलों से लोग निकल कर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास दिखा रहे हैं, माननीय मोदी जी की नीति, चुनौती बड़ी होती है नवीन जी, जब बाहरी विपक्षी दल के नेता आते हैं तो अपने घर में खलबली मच जाती है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और उन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती हो जाती है उस वक्त। इसलिए ये सवाल बेहद मायने रखता है और बेहद महत्वपूर्ण रखता है। आशीष जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। आगे क्या कुछ रणनीति उन विपक्षी नेताओं को रोकने के लिए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं, या नीति रीति में कोई बदलाव? देखिए मैडम, जिसको जाना होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, जिसको जाना होगा, जिसने की गलती होगी वो जरूर जाएगा, हम उसे नहीं रोकने वाले। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहूंगा, जब अलग अलग ब्लड अपने पे आप चढ़ा रहे हैं, आप कमजोर हैं इसलिए आप ब्लड चढ़ा रहे हैं, नहीं तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जितने लोगों को आप ला रहे हैं, आपकी पार्टी के इतने टुकड़े होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा इस पार्टी का हो क्या गया, कहाँ गई। नोटियाल जी, हमारी पार्टी का हम देख लेंगे, आप अपनी पार्टी का सोचो, आप कांग्रेस का सोचोगे क्या होगा। चलिए, हमारी चिंता छोड़िए आप, अपनी मजबूती को लेकर क्या कहेंगे? जब कोई परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो वो परिवार निश्चित टूटता है, ये जग जाहिर है, और अब इनका परिवार खत्म होगा, जितना बढ़ेगा उतना खत्म होगा। और हमें अच्छा है कि हमारे यहाँ अगर कोई गलत सलत आदमी है तो तुरंत यहाँ जाए, और हम बड़ा उसका स्वागत करेंगे, वो जल्दी से जल्दी जाए, और हमारी पार्टी को जो है अच्छे नए लोग तैयार बैठे हैं, वो लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा काम होगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा कि एक तरफ तो विपक्षी नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली की स्थिति देखने को मिल रही है, और इसीलिए शायद ये मानक तय करने का जिक्र उत्तराखंड के सीएम की तरफ से किया गया है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।